कहानी रतनपुर गांव की है, जहां सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह गांव में सबसे सुंदर थी। उसके शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन उसकी माँ की वजह से वह रिश्ते टूट जाते थे। उसकी अपनी माँ नहीं थी, वह उसकी सौतेली माँ थी। सुधा जब छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। जब सुधा की माँ का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम पूजा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों बहनें सौतेली थी, लेकिन दोनों में सगी बहन जैसा प्यार था। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों बहनें हंसी खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बीमारी की वजह से सुधा के पिता का भी देहांत हो जाता है, जिसके कारण सुधा अंदर से टूट जाती है। बस उसकी सौतेली बहन पूजा ही थी जो उसे संभाल के रखी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुधा सामान्य हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सुधा के सुख दुख का साथी बस उसकी सौतेली बहन पूजा ही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी और हमेशा उसे डांटते फटकारते रहती थी। सुधा की सौतेली माँ घर का सारा काम सुधा से ही करवाती थी। सुधा की सौतेली माँ अपनी बेटी पूजा को बहुत प्यार करती थी। पूजा जब पूछती थी कि माँ, तुम सुधा को हमेशा इतना डांटती क्यों हो? मैं भी तो कुछ काम कर सकती हूँ। तो उसकी माँ पूजा को ही डांट देती थी। अरे ओ सुधा की बच्ची, किधर मरी पड़ी है? सुन जरा, इधर मेरे पास आ तो। जी माँ, मैं अभी आई। सुधा, अभी तक मेरे कमरे की सफाई नहीं की? जल्दी से जाकर मेरे कमरे की सफाई कर। और हाँ, मेरे कमरे की सफाई करने के बाद पूरे घर की भी सफाई करनी है। जल्दी जल्दी सारा काम कर। पूरे घर की सफाई करने के बाद सुधा अपनी माँ से पूछती है, माँ, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, क्या मैं खाना खा लूं? मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं, पहले बाजार जाकर किराने की दुकान से आटा लेकर आ, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगी। ठीक है माँ, मैं बाजार जाकर आटा लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूंगी। सुधा, तुम तो सुबह से काम ही कर रही हो और तुम्हें जोरों की भूख भी लगी है। तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाजार से सामान ला देती हूँ। नहीं पूजा, तुम नहीं जाओगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सुधा बाजार जाकर आटा ले आएगी, सारा दिन तो बैठे ही रहती है, उसे पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ही न करनी है। जाओ सुधा, तुम जाओ, बाजार से आटा लेकर आओ। फिर सुधा किराने की दुकान पर आटा लेने जाती है। चाचा जी, मुझे 5 किलो आटा दे दीजिए। सुधा किराने की दुकान पर आटा ले ही रही थी, तभी वहाँ पर एक सेठ जी आ जाते हैं। अरे सुधा, तुम यहाँ? हाँ, नमस्ते सेठ जी। माँ ने मुझे आटा लाने के लिए भेजा है, वही लेने आई हूँ। कितने रुपए हुए तुम्हारे आटे के? मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैसे लाई हूँ। लीजिए चाचा जी, इसमें से पैसे काट लीजिए।
सेठ रामलाल बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसकी नजर सुधा पर थी। वह हमेशा सुधा से बात करने के बहाने खोजा करता था। एक दिन सेठ रामलाल सुधा के घर आता है। अरे सेठ जी, आप मुझ गरीब के घर, कहिए कैसे आना हुआ? नमस्कार बहन जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। कहिए ना, क्या बात है? आपकी बड़ी बेटी सुधा की उम्र तो ब्याह करने के लायक हो गई है। मैं सुधा को बहुत पसंद करता हूँ। मैं सुधा से शादी करना चाहता हूँ। पर रामलाल जी, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं जो उसकी शादी करने में खर्च कर सकूं। नहीं नहीं बहन जी, मुझे शादी में कोई दहेज नहीं चाहिए। उल्टे मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। शादी का सारा खर्चा मैं ही करूँगा और आपको मदद के रूप में मैं 10 लाख रुपया भी दूंगा। रुपए की बात सुनकर सुधा की सौतेली माँ खुश हो जाती है और सुधा का रिश्ता सेठ रामलाल के साथ तय कर देती है। ठीक है सेठ जी, मैं सुधा की शादी आपके साथ करवा दूंगी, पर जैसा आपने पैसे देने की बात कही है, तो मैं पैसे शादी के पहले ही लूंगी। हाँ हाँ जरूर बहन जी, आपको पैसे शादी के पहले ही मिल जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतना कहकर सेठ रामलाल वहां से चला जाता है। सुधा और पूजा को जब इस बारे में पता चलता है, तो पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये आप कैसे कर सकती हैं? सुधा की शादी आपने पिताजी की उम्र के समान आदमी से तय कर दी। यह ठीक नहीं है माँ। सुधा आपकी सौतीली बेटी है, तो क्या आप उसके साथ ऐसा गलत करिएगा? तुम शांत रहो पूजा, मैं जो भी कर रही हूँ कुछ सोच समझकर ही तो कर रही हूँ। कम से कम सुधा से उसकी मर्जी तो पूछ लेती माँ कि वह इतने अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करना चाहती भी है या नहीं। पूजा, सेठ रामलाल बहुत अमीर हैं, पर शादी का सारा खर्चा खुद ही करेंगे और मेरी मदद के रूप में मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे। उस पैसे से पूजा तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हारी शादी भी। घर में थोड़े पैसे बचे हैं। तुम्हारी पिताजी के जाने के बाद तो जीवन कष्ट से बीत रहा है। क्या सुधा तुम्हारे लिए और अपनी माँ के लिए सेठ रामलाल से शादी नहीं कर सकती? माँ, मैं उस सेठ रामलाल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वह अच्छा आदमी नहीं है। वह गांव के हर सुंदर लड़की पर गंदी नजर रखता है। वह मुझ पर भी गंदी नजर रखता है। मैं बाहर किसी के घर पर काम करके पैसे कमा कर लाऊंगी। उस पैसे से पूजा की पढ़ाई भी हो जाएगी और शादी भी। पर मैं सेठ रामलाल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। सुधा, तुम्हें तो शादी सेठ रामलाल से ही करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। पूजा और सुधा माँ के इस फैसले से दुखी हो जाती है। वे इस शादी को तोड़ने के लिए उपाय सोचने लगती है। अगले दिन सुधा सेठ रामलाल के घर पर जाती है। अरे सुधा, तुम कैसे आना हुआ? आओ आओ, बैठो। चाय शरबत क्या पियोगी? बोलो, क्या लेकर आऊं? सेठ जी, मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना है। मुझे माँ से पता चला कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं।
मैं तो आपको पिता के समान समझती थी, पर आप तो मुझे किसी और ही नजर से देखते थे। पर ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव की दुर्गा माता के मंदिर में माता के गले में एक जड़ाऊ हार है। मेरी इच्छा है कि मैं उस जड़ाऊ हार को अपनी शादी में पहनूं। वह हार लाकर आप मुझे देंगे, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। पर सुधा, मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक गहनों से सजा दूंगा। तुम्हें वही हार क्यों चाहिए? सेठ जी, मैं बचपन से दुर्गा माता के गले के हार को देख रही हूँ और मेरी बचपन से इच्छा थी उस हार को पहनने की, सो आप पूरा कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं 2-3 दिन के अंदर ही वह हार लाकर तुम्हें दूंगा। सुधा रामलाल के घर से निकलकर सीधा गांव के मुखिया के घर पर जाती है और मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आई हूँ। तुम्हें क्या बात बतानी है? मैं बाजार की तरफ जा रही थी तो 2 लोगों को बात करते सुना। वे बोल रहे थे कि गांव में जो दुर्गा माता का मंदिर है ना, उस मंदिर से दुर्गा माता के जड़ाऊ हार की चोरी होगी। अच्छा, अगर ये बात सच है तो मैं उस चोर को रंगे हाथ पकड़ने का उपाय लगाऊंगा। तुमने यह खबर देकर बहुत अच्छा काम किया। अब मैं देखता हूँ कैसे उस चोर को रंगे हाथ पकड़ूं। सुधा अपने घर चली जाती है और पूजा को बताती है कि कैसे वह सेठ रामलाल से अपना पीछा छुड़ाने का तरकीब लगाई है। दोनों बहनें खुश हो जाती है और रामलाल को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का इंतजार करने लगती है। दो दिन के बाद सेठ रामलाल आधी रात को दुर्गा माता के मंदिर में जाता है और दुर्गा माता के गले से हार चुराकर जल्दी से भागने का सोचता है, पर मुखिया मंदिर में पहले से ही छिपकर सेठ रामलाल को चोरी करते हुए देख रहा था। सेठ रामलाल चोरी करके मंदिर से भाग पाता उससे पहले ही मुखिया सेठ रामलाल को पकड़ लेता है। अच्छा, तो सेठ रामलाल तुम हो? माता का हार चुराने वाले? इतना धनी होने के बाद भी दुर्गा माता का हार चुराने का पाप कर रहे हो? तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। फिर मुखिया सेठ रामलाल को पुलिस के हवाले कर देता है। सुधा और पूजा सेठ रामलाल के जेल जाने से खुश हो जाती है। माँ, आपने सुना? सेठ रामलाल चोरी के जुर्म में जेल चला गया। सुधा की माँ सुषमा यह खबर सुनकर अपना माथा पीट लेती है। ये कैसे हो गया? आखिर रामलाल इतना धनी होने के बाद चोरी का काम कैसे कर सकता है? कहीं ये सुधा की कोई चाल तो नहीं? हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरे हाथ में पैसे आते आते रह गए। तभी सुषमा पूजा और सुधा को हंसते हुए देखती है और सुनती है कि वे दोनों बात कर रही थी कि कैसे सुधा ने सेठ रामलाल को पुलिस से पकड़वाया और अपना पीछा छुड़ाया। सुषमा सुधा की बात सुनकर डर जाती है। ये सुधा जब सेठ रामलाल को पुलिस से पकड़वा सकती है तो कहीं मेरी शिकायत भी थाने में कर देगी कि मैं उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी अधेड़ उम्र के आदमी से कर रही हूँ,
तो मेरा क्या होगा? सुषमा डरकर सुधा से प्यार से बातें करने लगती है। सुधा बेटी, अच्छा हुआ सेठ रामलाल जेल चला गया। वह सही में अच्छा आदमी नहीं था। तुमने ठीक कहा था, तुम तो बाल बाल बच गई।